Hello everyone, myself Rajesh and today we are going to study कोहल-रोचेस लॉ। बच्चों कोहल-रोचेस लॉ की हम स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर हमने स्टडी कर लिया कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम स्टडी करने के बाद जो है उसमें प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी बच्चों कि उसकी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो ग्राफ है ना वो कनेक्टिविटी जो हमारे पास है ग्राफ की तो उसको कट नहीं कर रहा था। ठीक है ना, वहाँ पे जाकर के एकदम से मैक्सिमम हो जा रहा था। तो उस वजह से क्या है कि कोहल-रोचेस लॉ की एक एप्लीकेशन है, यानी कि इसके स्टडी करने के बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी खुद की, जिसके अंदर इसने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का एक तरीका बताया था। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इसकी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। जो कोहल-रोचेस लॉ है इसने स्टडी किया बच्चों कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है ना वो अलग अलग जो सोल्ट है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी कैलकुलेट किया और वहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया जो है इसने एक्सट्रैक्ट किया बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों कंप्लीट स्टडी करते हैं हम कोहल-रोचेस लॉ के बारे में। कोहल-रोचेस लॉ हमारे पास कोहल-रोचेस लॉ कोहल-रोचेस साइंटिस्ट ने स्टडी किया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है मैक्सिमम कंडक्टिविटी, यानी आपके पास मैक्सिमम कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बच्चों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारा है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मैक्सिमम कंडक्टिविटी को शो करता है। ठीक है ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है बच्चों। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास होती है, लैम्डा एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसको स्टडी किया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, और इसने पेयर ऑफ साल्ट बनाए, यानी जो साल्ट हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं सोल्ट जो हैं उनके पेयर बनाए। तो पेयर ऑफ सोल्ट को स्टडी किया, पेयर ऑफ सोल्ट जो है पेयर ऑफ सोल्ट की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को स्टडी किया। ठीक है, और इसके अंदर जो है पेयर जो बनाए गए थे उन पेयर्स में या तो कोई एनायन कॉमन था। ठीक है ना, जो दो के पेयर बनाए थे इसने, टू सोल्ट के पेयर बनाए थे, तो उसके अंदर या तो एनायन कॉमन था या फिर हमारे पास केटायन कॉमन होता है, या तो एनायन कॉमन है या कुछ ना कुछ केटायन हमारे पास कॉमन होता है। तो इनकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को इसने स्टडी किया और देखा कि जो ये पेयर है ना जिनके अंदर या तो केटायन कॉमन है या एनायन कॉमन है, तो उनकी जो कनेक्टिविटी में डिफरेंस जो है ना वो सेम आ रहा था, दो पेयर के बीच में सेम आ रहा था। तो उस वजह से इसने आइडिया लगाया कि जो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसमें एक आयन की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी कुछ ना कुछ रहता है, यानी कि ईच आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीट ना स्टडी करके, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो इसके अंदर ईच आयन जैसे कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों की कंडक्टिविटी को आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ईच आयन जो है वो कनेक्टिविटी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट को आप चेक कर रहे हैं और उसके आयन को मान लो कि उसमें इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ईच आयन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ईच आयन जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। तो कैसे कैसे पेयर बनाए थे वो देखते हैं बच्चों। तो मेन एफर्ट था लैम्डा एम नोट के ऊपर। ठीक है ना, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की जो है लैम्डा एम नोट निकालने की कोशिश किया था। ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी को निकालने की कोशिश स्टडी की थी। तो कैसे कैसे पेयर बनाए थे देखो कि या तो केटायन कॉमन रखना है या एनायन कॉमन रखें। जैसे कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इसमें हमारे पास क्लोरीन कॉमन है। और इसी तरह हमारे पास इसने लिया सोडियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास Cl कॉमन है और यहाँ हमारे पास ब्रोमीन कॉमन है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास है सेम आ रहा था इसके। ठीक है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या आ रहा था, सेम आ रहा था बच्चों। किसमें Cl और Cl है, ये इसका तो मान लो कि एनायन तो कॉमन हो गया,
अब इनकी जो कनेक्टिविटी में डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, केटायन की वजह से आएगा, क्योंकि इसमें सोडियम पॉजिटिव केटायन है और इसमें पोटेशियम पॉजिटिव केटायन है, दो के पेयर बनाए थे इसने, ठीक है ना। तो अब इसमें जो कनेक्टिविटी का डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव की वजह से आएगा। जब आप इन दोनों को डिफरेंस मान लेंगे, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कनेक्टिविटी को, तो वो डिफरेंस आएगा वो पोटेशियम पॉजिटिव, क्योंकि ये डिफरेंट है दोनों, बाकी एनायन तो सेम ही है, तो एनायन की कनेक्टिविटी का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। चाहे आप एनायन कोई सा भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से आपके पास क्या था कि इसने पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड लिए, पेयर बनाए। तो इसमें हम जैसे इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ब्रोमीन की तो कनेक्टिविटी माइनस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पर जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, फिर से सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव की वजह से आएगा। तो ये जो डिफरेंस है, यानी कि फर्स्ट केस का जो डिफरेंस है ये हमारे पास सेकंड केस के डिफरेंस के बराबर आ रहा था, दोनों का सेम आ रहा था, ठीक है ना, इन दोनों का इक्वल आ रहा था बच्चों। फर्स्ट केस में जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास इस सेकंड केस वाले डिफरेंस के बराबर आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है, सोडियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव की वजह से। और अगर ये आप एनायन चेंज कर दो और ये हमारे पास सेम रख लो आप, जैसे सोडियम क्लोराइड है या फिर सोडियम ब्रोमाइड है बच्चों, ठीक है ना, या फिर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो इस केस में हमारे पास एनायन केटायन सेम है और एनायन चेंज हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे ऊपर वाले को पेयर में से, तो इसका जो डिफरेंस फर्स्ट केस में और इन दोनों का जो डिफरेंस सेकंड केस में, इन दोनों का क्या आ रहा था, सेम आ रहा था बच्चों, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा कि केटायन तो सेम है आपका, तो केटायन का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी में से जितनी अब ये सोडियम पॉजिटिव इसमें शो करेगा उतनी ही सोडियम पॉजिटिव इसमें शो करेगा। तो इसमें से अब ये माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से आएगा, ठीक है ना। तो जो क्लोरीन और ब्रोमीन का डिफरेंस इसमें आ रहा है वही क्लोरीन और ब्रोमीन का डिफरेंस इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में क्या आ रहा था, सेम आ रहा था बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से इसने आइडिया लगाया कि जो हमारे पास ओवरऑल कनेक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो उसके ईच आयन के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, ठीक है ना। जो केटायन और एनायन है उनकी कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी हम ईच जो केटायन है एनायन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। तो फिर इसने बनाया अपना लॉ कि ईच आयन जो है, ईच आयन कंट्रीब्यूट टुवर्ड overall connectivity of electrolyte, overall lambda m naught limiting molar connectivity of electrolyte। पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए ईच आयन एफर्ट करता है, कनेक्टिविटी को शो करता है। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट पूरे को ना स्टडी करके उसके आयन्स की कनेक्टिविटी को स्टडी कर लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी आ जाती है। यानी कि ये थोड़ा सा डीप में और चला गया बच्चों। अभी तक हम स्टडी कर रहे थे पूरे इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के कि उसके आयन बन गई और उनकी अपने ओवरऑल कनेक्टिविटी को चेक कर लिया, पर ये इसने क्या किया कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ना उसके जो केटायन और एनायन बनते हैं उनकी कनेक्टिविटी को अलग अलग स्टडी किया और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे सोडियम क्लोराइड है सपोज दैट, तो इसके सोडियम पॉजिटिव की कनेक्टिविटी और क्लोराइड नेगेटिव की कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इसकी और केटायन की, इन दोनों की अलग अलग स्टडी करके और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास किसकी आ गई, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की आ जाती है। पहले हम सीधा जो सोडियम क्लोराइड है इसकी ओवरऑल स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना, पर इसके बाद इससे थोड़ा सा डीप जा करके और अलग अलग केटायन और एनायन की स्टडी किया, ठीक है। तो इसका जो लॉ है वो क्या है बच्चों, ये तो इसने बताया सिर्फ कि कंट्रीब्यूशन ईच आयन का कंट्रीब्यूशन रहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट की ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी उसमें ईच आयन का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसका लॉ क्या था बच्चों कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी लैम्डा m नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of limiting molar connectivity of cation and limiting molar connectivity of anion and each multiplied by, और इसको मल्टीप्लाई आपको करना है कि एक फॉर्मूला से कितने आयन बन रहे हैं ना, तो
एनायन जितने ज़्यादा बन रहे हैं उतने से उसको मल्टीप्लाई एनायन को करना है, और कैटायन जितने ज़्यादा बनेंगे उसको कैटायन से मान लो कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। कि एक फॉर्मूले से हमारे पास कितने आयन बन रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करना है। ईच मल्टीप्लाइड बाय कैटायन और एनायन, ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन फॉर्मूला, नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन फॉर्मूला कि इलेक्ट्रोलाइट का जो एक फॉर्मूला है उससे कितने आयन आपको मिल रहे हैं, तो उसको इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि MgCl2 है तो उसमें 2Cl बनेंगे, तो आपको Cl वाली जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये इसका ला था। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की हम कुछ देख लेते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, स्टार्ट करते हैं NaCl से। तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl लेमडा, ये नोट लगाओगे इसके ऊपर, लेमडा NaCl नोट, ये इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अलग अलग आयन की कैलकुलेट करोगे और उसको जोड़ दोगे। अब इस फॉर्मूले से एक एक ही आयन बन रहा है ना, एक सोडियम पॉजिटिव और एक क्लोरीन नेगेटिव, तो इसको आप एक से ही मल्टीप्लाई करोगे और किसी से मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ MgCl2 कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज दैट। तो अब क्या होगा कि कैटायन की लेंगे लेमडा M नोट Mg मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की कनेक्टिविटी प्लस हमारे पास लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एक Cl नेगेटिव आयन की कनेक्टिविटी, और इसमें फॉर्मूला से कितने आयन बन रहेंगे, 2 Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह हमारे पास लेमडा नोट AlCl3 की आपको निकालनी है। तो इसमें हमारे पास रखोगे कि लेमडा Al3 पॉजिटिव नोट, क्योंकि इसमें से एक ही आयन बनेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, और Cl3 बनेंगे, तो इसलिए 3 Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाल करके और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये एक फॉर्मूला से 3 Cl नेगेटिव आपके बनेंगे बच्चों। तो इस तरह जो हम अलग अलग आयन की जोड़ करके कैटायन की और एनायन की जोड़ करके पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इससे पहले जो है हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट को इकट्ठा देख रहे थे, पर इसके बाद क्या हुआ कि हम कैटायन को और एनायन को अलग अलग निकाल करके और उसकी कनेक्टिविटी को आपस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये कोर चीज़ ला था। इसकी एप्लीकेशन क्या है, सबसे बिगर एप्लीकेशन कि इसने लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट किया। एप्लीकेशन हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, इसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके यूज़ क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकाला गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि ये हमारे पास उसमें प्रॉब्लम आ गई थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हम निकाल पा रहे थे लेमडा M नोट, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम नहीं निकाल पा रहे थे बच्चों। तो डायरेक्ट तो हम अब भी नहीं निकाल पाते हैं, डायरेक्ट अगर सीधा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे आप तो उससे नहीं निकाल पाओगे। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन बनते हैं ना, तो वो आयन हम कहीं और सोल्ट से लेकर के और उनके आयन की कनेक्टिविटी को अलग अलग को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जिससे कि हमें निकालना है लेमडा M नोट, ये लेमडा जो है नोट CH3COOH की निकालनी है। ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डायरेक्ट हम CH3COOH लेकर के नहीं निकाल सकते। तो इसने क्या काम किया कि इसके दो आयन बनते हैं, एक तो बनता है CH3COO नेगेटिव, इसकी कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए इसका कोई और कंपाउंड लिया, ठीक है ना। और इसी तरह हमारे पास H पॉजिटिव बनेगा, तो H पॉजिटिव को मेजर करने के लिए कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। स्टडी इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किए थे, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अल्टरनेट तरीके से यूज़ करके और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको निकाल दिया, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी इसकी कैलकुलेट कर दी, ठीक है ना। क्योंकि ये आयन किसी स्ट्रॉन्ग सोल्ट में हो सकता है, ये भी आयन हमारे पास किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हो सकता है, ठीक है ना। तो इनकी अलग अलग जो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग सोल्ट से लेकर के और इनको जोड़ दिया, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कनेक्टिविटी हमारे पास आ गई, ठीक है ना। कैसे किया, इसने इसके लिए 3 चीज़ें ली, 3 सोल्ट लिए। फर्स्ट हमारे पास लिया था CH3COONA, ये भी हमारे पास एक सोल्ट है, ठीक है ना,
और सोल्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। H के लिए लिया इसने HCl। अब हमें CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव को तो जोड़ना है, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ दिया, ठीक है ना। इनकी दोनों की कनेक्टिविटी को तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को निकाल करके और CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव निकाल करके आपको जोड़ना पड़ेगा। पर इसमें हमारे पास हमें ना तो Na पॉजिटिव चाहिए और ना ही Cl नेगेटिव चाहिए, ठीक है ना। हमें तो सिर्फ H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव की चाहिए थी, तो अब हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की माइनस करनी पड़ेगी। इसके लिए इसने लिया NaCl, इसको माइनस कर दिया, इसकी कनेक्टिविटी को नेगेटिव कर दिया, ठीक है ना। तो इसने कैसे किया, जैसे कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको अलग तरीके से निकालनी है। CH3COOH इसकी कनेक्टिविटी आप निकालोगे इन तीनों को यूज़ करके, तो आप इनकी कनेक्टिविटी को प्लस कर दोगे। जैसे कि ये हमारे पास हो गया CH3COO नेगेटिव प्लस में लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी Na पॉजिटिव, ये हमारे पास इसका बन गया। अब इसको हमें जोड़ना है, तो ये हमारे पास H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी प्लस में Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि हमें CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमें दो सोल्ट को जोड़ दिया। अब इसमें से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को माइनस करने के लिए इसकी कनेक्टिविटी को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास रहेगा माइनस लैम्डा Na पॉजिटिव नोट प्लस में माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अब इनकी कनेक्टिविटी को आप इस अल्टरनेट तरीके से यूज़ करके और आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये इसकी कनेक्टिविटी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कट जाएगी, और जो कनेक्टिविटी हमारे पास बचेगी वो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव की बच जाएगी। तो इस तरीके से इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो एक अल्टरनेट तरीके, दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया बच्चों, ठीक है ना कि इसने डायरेक्ट तरीके से तो ये भी नहीं निकाल पाया था, क्योंकि इसने स्टडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किया था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस यूज़ करके उनकी कनेक्टिविटी को यूज़ करके और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी इसने कैलकुलेट कर दी, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मैक्सिमम कितनी कनेक्टिविटी शो कर सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कोई सोल्ट हमारा है तो कितना डिसोसिएट हो सकता है मैक्सिमम, वो हमारे पास क्या होती है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा हमारे पास कैसे आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे आएगा कि क्योंकि हमारे पास जो कनेक्टिविटी होती है लैम्डा जो होती है m, ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, नंबर ऑफ़ आयन के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ़ आयन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जितने ज़्यादा आयन्स होंगे, जितना हमारे पास आयन्स होंगे उतना ही हमारे पास लैम्डा m ज़्यादा होगी, मोलर कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। अभी आयन कहाँ से आएंगे कि जो सोल्ट हमारा जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतने ही हमारे पास आयन्स आएंगे, ठीक है। तो इसने अल्फ़ा का फॉर्मूला दिया कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी जो है, तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी से हम एनी कंसंट्रेशन की कनेक्टिविटी को डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ लैम्डा m नोट जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर है, और डाइल्यूट के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम डिसोसिएशन बच्चों। तो एक तो ले लिया इसने मैक्सिमम डिसोसिएशन, ठीक है, और ये हमारे पास C कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम से थोड़ा कम डिसोसिएशन होगा, तो C कंसंट्रेशन के ऊपर डिसोसिएशन ले लिया, C के ऊपर डिसोसिएशन। तो इन दोनों का रेशियो जब लोगे यहाँ पे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि एक सोल्ट हमारा कितना डिसोसिएट हुआ है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम और ये हमारे पास C कंसंट्रेशन के ऊपर डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन जितना होगा उतनी कंडक्टिविटी होगी, तो डिसोसिएशन से कंडक्टिविटी रिलेटेड है, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेशन होता है डिसोसिएशन का कनेक्टिविटी के साथ, क्योंकि जितना डिसोसिएशन ज़्यादा होगा उतनी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और मैक्सिमम डिसोसिएशन कहाँ होता है, हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है और वहाँ पे कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब जितना कम होगा उसको कम वाले को मैक्सिमम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। तो इस कोलरोचिस लॉ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों, थर्ड हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट के,
ठीक है ना। ये के का फॉर्मूला क्या होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हमारे पास +1 में आता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उस केस में आप निकाल सकते हो कि C∝² डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है ना। जब अल्फ़ा आपके पास आ चुका है कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से आप डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, और अल्फ़ा आपके पास नोन है तो यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्युबिलिटी बच्चों, सोल्युबिलिटी जैसे सेकंड चैप्टर में हमने स्टडी किया था ना, सोल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी का मतलब बच्चों की जो सोल्ट है हमारा वो वाटर के अंदर कितना डिजोल्व हो रखा है। ठीक है ना। तो कितना डिजोल्व होगा तो वो हमारे पास क्या होगी बच्चों, सोल्युबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो कुछ एक हमारे पास स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड है या फिर हमारे पास AgBr है। ठीक है ना। ये कुछ एक स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं, थोड़े से कम सोल्यूबल साल्ट होते हैं वाटर के अंदर। तो जैसे ही आप इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे तो इनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा बच्चों। AgBr जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और उस टाइम में सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारे पास जो मोलारिटी होती है यानी कंसंट्रेशन जो होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कि उसमें कितना वो आपके पास नंबर ऑफ मोल जो है कितनी वॉल्यूम के अंदर होता है, वो हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। सोल्ट की अमाउंट कितनी है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है ना। तो वो जो कंसंट्रेशन हम मेजर करेंगे मोलारिटी की टर्म में। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये उसके सोल्युबिलिटी के बराबर होती है बच्चों, कि कितना वो डिजोल्व है। ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन हमारे किसके बराबर है, सोल्युबिलिटी के बराबर है। कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास AgBr है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सोल्युबिलिटी के इक्वल होगी, कि हमारे पास जो सोल्ट है वो कितना सोल्यूबल है, कितनी अमाउंट सोल्यूबल है, वो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। तो यहाँ से कंसंट्रेशन का यूज़ करके हम सोल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे कि हमने फॉर्मूला निकाला था लिमिट मोलर कंडक्टिविटी का, λm का फॉर्मूला होता है कि कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो मोलारिटी की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, सोल्युबिलिटी यूज़ कर लेंगे। तो λm = कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास सोल्युबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्युबिलिटी आप निकाल सकते हो। जब आपके पास कंडक्टिविटी है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो यहाँ से सोल्युबिलिटी जो सोल्ट है उसकी निकल जाएगी बच्चों, कि कितना वो ज़्यादा सोल्युबल है। एक सोल्ट अपना जो वाटर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर कितना डिजोल्व है तो वो हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा सोल्युबिलिटी। ठीक है ना बच्चों। तो ये इसकी 4 एप्लीकेशन थी कोलरोचिस की, और कंप्लीट हमने कोलरोचिस के बारे में स्टडी किया बच्चों। तो यही था कंप्लीट आपके पास कोलरोचिस लॉ, जिसकी मेन अचीवमेंट जो है वो थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करना। इसने स्टार्टिंग में क्या किया, थोड़ा सा डीप इसने स्टडी किया कि एक जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको कंप्लीट हम स्टडी ना करके उसके जो अलग अलग आयन हैं उनकी कंडक्टिविटी को निकाला जाए, क्योंकि ईच आयन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बच्चों पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में। ठीक है ना। ईच आयन का कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि हम ईच एक आयन को इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। वो फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको भी जो वोल्टेज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी करंट फ्लो करवाएगा। ठीक है ना। तो अलग अलग जो उसके आयन है इलेक्ट्रोलाइट की, तो उन अलग अलग आयन की मैक्सिमम कंडक्टिविटी हम निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टिविटी आ जाएगी बच्चों। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।